नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बबूल के पेड़ लगाते हुए अगर कोई ये सोचता है कि उस पर आम के फल लगेंगे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये बेवकूफी बार बार करता है। भारत से नफरत में अपना सब कुछ दांव पर लगाता है और सोचता है उसके घर खुशहाली आएगी, लेकिन हो उल्टा रहा है। पाकिस्तान में खुशहाली तो नहीं, बर्बादी जरूर आई है। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान बबूल के कौन से पेड़ लगा रहा है और उस पर कैसे फल लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान सिर्फ आतंक ही नहीं बल्कि भारत में नशे के सामान की सप्लाई भी करा रहा है। पाकिस्तान में बैठे ड्रग्स माफिया भारत में जहर का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन उसके इस कारोबार पर अब नकेल कसी जाने लगी है। गुजरात में पाकिस्तान की एक जहरीली साजिश को नाकाम किया गया है। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने मिलकर 400 करोड़ की हेरोइन जब्त कर ली है। देखिए कैसे कराची से गुजरात पहुंचने वाली नशे की खेप भारतीय समंदर में पकड़ ली गई। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी से बॉर्डर के उस पार से आतंकियों की घुसपैठ पर बहुत हद तक लगाम लग गई। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध में शिकस्त मिलती नजर आने लगी तो बौखलाए आतंकिस्तान ने जहरीली साजिश रची। पाकिस्तान ने नशे की भारी खेप भारत भेजनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की सरकार और सेना के इशारे पर कराची में बैठे ड्रग माफिया एक्टिव हो गए और समंदर के रास्ते भारत में जहर की सप्लाई तेज कर दी। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान की जहरीली साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की। कच्छ के जखौ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की अल हुसैनी बोट को पकड़ा गया। इस बोट से कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस को 77 किलो हेरोइन मिली तो पाकिस्तान के 6 ड्रग पेडलर भी गिरफ्तार किए गए। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने मिलकर ये बड़ा ऑपरेशन किया है और जखौ से ऊपर IMBL के पास में ये एक बड़ा सीजर हुआ है जिसमें 77 केजी हीरोइन है और ये पाकिस्तानी बोट है, अल हुसैनी नाम की बोट है जिसमें 6 क्रू मेंबर्स हैं। 6 के 6 पाकिस्तानी हैं और कराची के रहने वाले हैं। उन लोगों को पकड़ा गया है और उनके पास से ये 77 केजी हीरोइन मिली है और अभी जखौ के पास हमारी टीम आ गई है। कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों ने देखे हैं और अब उनके विरुद्ध गुना दाखिल करके कार्रवाई होगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 6 ड्रग पेडलर हैं जो पाकिस्तान से नशे की खेप लेकर गुजरात पहुंचने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि नशे के ये कारोबारी जहर से भरी बोट को किनारे लगा पाते, समंदर में ही इन्हें दबोच लिया गया। गुजरात एटीएस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ड्रग्स पाकिस्तान के कराची से भेजा गया था। कराची से गुजरात और फिर सड़क के रास्ते राजस्थान से होकर नशे की इस खेप को पंजाब भेजा जाना था। मैं ये बोलना चाहूँगा कि एटीएस एंड कोस्ट गार्ड दोनों मिलके ये वाला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था जिसमें मेरे 2 जहाज और 2 काबिल अफसर जिन्होंने ये अंजाम लाया है और एटीएस का पूरा सपोर्ट था। मैं इस एटीएस के बगैर ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 तक गुजरात एटीएस ने 4600 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है, जो पाकिस्तान के ड्रग माफिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान के ड्रग माफिया को भारत में नशे की खेप पहुंचाने वाले नहीं मिल रहे। भारतीय एजेंसियों के डर और नारकोटिक्स मामले में कड़ी कार्रवाई की वजह से कोई भी ड्रग कैरियर का काम नहीं करना चाहता, लिहाजा मजबूरी में
अब ड्रग्स माफिया को खुद ही ये जोखिम उठाना पड़ रहा है। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान से गुजरात ड्रग्स का कंसाइनमेंट लेकर आ रहे लोगों में कराची के ड्रग माफिया का बेटा भी पकड़ा गया। दरअसल कराची के बड़े ड्रग माफिया हाजी हसन ने अपने बेटे इमरान को बोट की व्यवस्था करने को कहा। इमरान ने एक बोट किराए पर ली जिसका नाम अल हुसैनी था। इस बोट को लेकर वो कराची से 6 नॉटिकल मील दूर गया। इतने में एक और बोट आई जिसमें 3 शख्स थे जो प्लास्टिक बैग्स में हेरोइन लेकर आए थे। इस हेरोइन को जखौ से 35 नॉटिकल मील दूर एक भारतीय बोट में खाली करना था, लेकिन भारतीय बोट पहुंचती उससे पहले ही गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की टीम वहां पहुंच गई और ड्रग माफिया हाजी हसन के बेटे इमरान वाघेर को दबोच लिया। सीमा पार बैठे ड्रग माफिया गुजरात को एक सेफ ट्रांजिट रूट के तौर पर मान रहे थे, लेकिन एजेंसियों की सतर्कता के से लगातार कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं। न कि बल्कि कंसाइनमेंट उसको लेकर आने वाले कैरियर भी पकड़े जा रहे हैं। अब देश में नारकोटिक्स को लेकर कड़े कानून हैं, लिहाजा उम्र भर तक जेलों में रहना पड़ता है। ये डर कैरियर को सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से ड्रग लेकर आने वाले कैरियर भी अब पाकिस्तान को नहीं मिल रहे, लिहाजा उन्हें अपने ही लोग बेचने पड़ रहे हैं। फिलहाल इस साजिश से जुड़ी गुजरात, राजस्थान और पंजाब की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। गुजरात से बोट लेकर कौन जाने वाला था? गुजरात से राजस्थान के जिस गैंगस्टर को हेरोइन पहुंचाई जानी थी वो कौन है? राजस्थान से पंजाब में ड्रग्स की डिलीवरी कौन लेने वाला था? इस सब की पड़ताल की जा रही है। आतंकिस्तान की एक और साजिश की पोल खोली है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन के आकाओं के इस्लामाबाद में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में पठानकोट में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले के साथ घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस्लामाबाद में आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग। आईएसआई ने बनाया आतंकियों की भर्ती का प्लान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ एक बैठक की। इस्लामाबाद में हुई इस बैठक में बाजवा ने सऊदी अरब को कश्मीर के मुद्दे पर बरगलाने की कोशिश की। जानबूझकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कश्मीर राग छेड़ा। बाजवा ने क्षेत्रीय शांति के लिए कश्मीर मुद्दे के समाधान की बात कही, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई संवाद के जरिए कश्मीर मुद्दे का समाधान चाहता है? क्योंकि जहां बाजवा सऊदी अरब के विदेश मंत्री से कश्मीर पर चर्चा कर रहे थे, तो वहीं इस्लामाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बैठक बुलाई थी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठक हुई। आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्यादा से ज्यादा नए आतंकियों की भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग देने का हुक्म दिया। हिजबुल मुजाहिदीन के वहीदुल्लाह नाम के कमांडर को आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई। यही नहीं, कश्मीर जांबाज फोर्स के चीफ तैयब फारूकी को भी पीओके में सक्रिय कर दिया गया, जबकि पठानकोट इलाके में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। पाकिस्तान में अपने आकाओं के सहारे ये कोशिश कर रहा है कि वहां के लड़ाकुओं को और जो हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उन सबको मिला करके जम्मू एंड कश्मीर में आतंक का एक नया कुचक्र चलाया जाए। बावजूद इसके भारतीय सेना ने और सिविल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी कार्रवाइयां की हैं
जिससे उसके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, उसने इन्फिल्ट्रेशन को काफी हद तक रोक दिया हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी न सिर्फ रिक्रूटमेंट प्लान पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली है कि सर्दियों में एक बार फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को तेज किया जा सकता है। पाकिस्तान सेना ने आतंक के नए रंग रूटों को एलओसी पार करने के लिए पीओके में तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना के हर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन में 8 से 10 एसएसजी कमांडो को तैनात किया गया है। ये कमांडो आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश और बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई को अंजाम देंगे। आतंकियों को माचिल, केरल, तंगधार और नौगाम सेक्टर की दूसरी ओर से भारत में दाखिल कराने की कोशिश हो सकती है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर मौजूद आतंकी पाकिस्तान सेना की वर्दी में एसएसजी कमांडो के साथ एलओसी के पास रेकी कर रहे हैं। ये मौका पाते ही भारत के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान की सेना इन्हें बैकअप देने का प्लान तैयार कर चुकी है, लेकिन आतंकियों को भी अच्छी तरह पता है कि भारत की सीमा में उनका मौत से सामना होगा। भारतीय सेना दहशत के दानव को पूरी तरह तबाह करने के मिशन पर है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने का प्लान बन रहा है, तो दूसरी तरफ आतंक नीति की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह होती जा रही है। नया पाकिस्तान बनाते बनाते इमरान खान ने एक ऐसा पाकिस्तान बना दिया है जहां हर तरफ बेरोजगारी है, भुखमरी है और लगातार बढ़ती महंगाई है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए। पाकिस्तान सऊदी अरब को जरिया बनाकर ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में ओआईसी के 57 देशों में से 20 के विदेश मंत्री आपसी सहयोग और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. And then add to it recently prolonged drought, 75% of the people living off the land. And then, even before 15th of August, half the population below the poverty line. Years of corrupt governance. सुना आपने, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अफगानिस्तान की तबाही पर ओआईसी के सदस्य देशों के साथ कितनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इमरान खान को लगता है कि अफगानिस्तान तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। तालिबान को इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय देशों की मदद की दरकार है, खास तौर पर इस्लामिक देशों की। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि अफगानिस्तान जैसी ही स्थिति उनके देश की भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी रसातल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में भी महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी जनता को अपने भविष्य को लेकर आशंकित कर रही है। ये मदीने की रियासत है और इस मदीने की रियासत में ये कड़ी पत्ता लिया गया है, ये 10 रुपए का एक है। अब आप ये बताएं कि इसकी क्या हैसियत है? जो 1 रुपए का मिलता था वो 10 रुपए का मिलता है। यहाँ आज दिन महंगाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, इतनी बेगैरत हो चुकी है, फिर भी नहीं हटेगी ये। ऐसे हुकूमत को तो आग लगा दो। जब से ये आया, जब से ये इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। इमरान की तब्दीली सरकार ने महज 3 साल में लोगों का बुरा हाल कर दिया, और इस सब की वजह है रियासते मदीना के दावे करने वाली इमरान सरकार का लिया गया कर्ज। इमरान सरकार ने विदेशों से इतना उधार लिया कि अब उसे चुकाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। तो भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इसे इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। 2008 से 2013 के दौरान पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी की सरकार थी, जिसने 5 साल में विदेशों से 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद आई नवाज शरीफ यानी पीएमएलएन की सरकार, जिसने 5 साल में 3400 करोड़ रुपए कर्ज लिए। लेकिन इमरान खान ने 3 साल में ही पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
और इस दौरान 3500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने अपनी सरकार को मुल्क की किस्मत बदल देने वाली तब्दीली सरकार बताया था। अब इसी तब्दीली सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि इमरान सरकार ने सिर्फ 3 साल में ही कर्ज 2 गुना कर दिया। एक मशहूर शायर ने कहा है कि जब भी मैं डॉलर देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। क्या क्या नाम बहु अकाउंटिंग की जिन जिन किताबों को हमने पढ़ा, वैसे इत्तेफाक की बात है सारी अकाउंटिंग की किताबें इंडियंस ने लिखी हैं, पाकिस्तानियों ने कोई किताब नहीं लिखी जो मैंने पढ़ी। FBR दुनिया जहां का सारा टैक्स ले ले, हमारी जेबें फाड़ ले, हमारे कपड़े छीन ले, हमारी बनियानें उतार दे, फिर भी कर्जा वापस नहीं कर सकते। मुझे कोई बुला दे मैं साबित कर दूंगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ऊपर कर्जा है। शोभा तहकीक मुझे अभी बताएगी कितना कर्जा है, बट मोर देन $100 बिलियन। चाइना हमारी मदद के लिए नहीं आया। FATF में भी उसने हमें दिखा दी अपनी जो उसकी रिवायत के हिसाब से उसने हमें नहीं लिफ्ट कराई। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली का सबूत पेश कर रहा है उसका रुपया। 3 साल से पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। 2018 में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 123 थी। ये अब 30% से ज्यादा टूटकर 179 तक पहुंच गया है। इससे पहले पाकिस्तानी रुपए ने इतनी बड़ी गिरावट 1971 में देखी थी। हालांकि सबके बावजूद इमरान खान ने कुछ वक्त पहले दावा किया था कि देश में सब कुछ ठीक है, जबकि इन्हीं इमरान खान ने यह भी कहा था कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब इमरान की किस बात पर यकीन किया जाए? हालांकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी साफ कर चुके हैं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। पहाड़ों की रानी मनाली ठंड की चपेट में है। नदी नाले जमने लगे हैं, परेशानियां बेशुमार हैं, लेकिन लोकल लोगों के लिए आफत साबित हो रही सर्दी सैलानियों को खासा लुभा रही है। बर्फीली ढलान, खूबसूरत चट्टान, साफ नीला आसमान। मनाली ने मार लिया मैदान। मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन। दिन जल्दी जल्दी चलता हो तब देख बहारे जाड़े की, काला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारे जाड़े की। पर्यटन नगरी मनाली में सर्दी कहर बरपा रही है। तापमान माइनस में जाने से नदी नाले जमने लगे हैं, लेकिन रोमांच की तलाश में निकले सैलानी बेपरवाह हैं, बेफिक्र हैं। सिजलिंग ठंड के लिए पर्यटक मनाली की राह पकड़ रहे हैं, जहां कदम कदम पर कुदरत उनका इम्तिहान ले रही है। लेकिन स्विट्जरलैंड को मात दे रही मनाली रास्ते की तमाम मुश्किलों पर भारी पड़ रही है। थोड़ा भी प्रिपेयर होके आई थी कि ठंड ठीक है झेल लेंगे, आने के बाद लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी थ्रिलिंग है तो मजे आ रहा है। कह सकते हैं कि -10 या 8 तो होगा ही होगा, क्योंकि जमा हुआ है पूरा, और यहाँ पे वाटरफॉल भी है तो वो भी जमा ही हुआ है अभी। ये हाल तब जब लाहौल घाटी में ठंड से हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ पानी की पाइपें जम गई हैं। काफी ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, बट इसमें भी अलग फन है तो एंजॉयिंग इट। यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा नजारा है जैसे डल लेक का आप देखोगे, फ्रोजन रिवर, पूरे माउंटेन्स, पूरा व्हाइट स्नो। मेरे को मतलब यहाँ से डल लेक की भी याद आ रही है, एग्जैक्ट रेप्लिका है यहाँ का। इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि हम लोग मनाली आए, मनाली में बिल्कुल बर्फ नहीं थी, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर आते गए बर्फ ही बर्फ दिखती गई, तो काफी एक्साइटिंग है ये। मनाली सहित जिला लाहौल स्पीति शीतलहर की चपेट में है। घाटी में रोज सुबह शाम माइनस में तापमान जाने से मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अटल टनल रोहतांग के छोर पर स्थित सिस्सू लेक पूरी तरह से जम गई है। लोग इस पर चहलकदमी कर रहे हैं।
मैं सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं किस तरह जो है यहाँ पर जो सिसु लेक थी वो किस तरह जो यहाँ पर जो है जम चुकी है। हालांकि पूरी की पूरी जो ये झील थी इसने जो हम यहाँ पर जो एक जो बर्फ का रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया। आप इनसे अंदेशा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड यहाँ पर है। हालांकि जिस तरह जो है कश्मीर में डल लेक जो है सर्दियों के दिनों में जम जाती है, तो उसी तरह जो है सिसु जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर भी जो ये झील इसमें जो है पूरी तरह से जम चुकी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बाद लुढ़के न्यूनतम तापमान ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। पीने के पानी की पाइपें भी जमने लगी हैं। जी, वेदर तो बहुत ठंडा है। जैसे जिस दिन वेदर क्लियर रहेगा उस दिन तो ज़्यादा ठंड होती है। जैसे मैं यहीं सोता हूँ ना रात को टेंट में, तो आई थिंक -20 तक चला जाता है कई बार। तो नॉर्मल तो मतलब -10 और 20 के बीच में चल ही रहा है। अब थोड़ा क्लाउडी है तो फिर थोड़ा सा मतलब कम है, फिर भी -10 और 15 के बीच में चल ही रहा है। जी, ठंड तो सबसे मेन जो इशू है ही है ना यहाँ का। उसके अलावा यही है हमारे को सबसे मेन इशू है मतलब पानी का, क्योंकि पानी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बर्तन उसी से धुलेंगे, खाना उसी से बनेगा। अब आप स्टोर करके रख नहीं सकते क्योंकि सुबह वो इतना जम जाता है कि वो कैनी से निकलेगा ही नहीं। तो आपको फिर पाइप यहाँ पर जो है वो पाइप भी जमी हुई है। तो अब पानी लेने के लिए स्पेशल हमको नर्सरी जाना पड़ता है गाड़ी लेके। मौसम वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश में 22 दिसंबर से दोबारा बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन के द्वारा भी सभी लोगों से जो यहाँ पर अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊंचाई क्षेत्रों का रुख न करे। और जो है आजकल सर्दियों के दिनों में खासकर जो भी वाहन जो है जो सिसु या फिर जो लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं, वे वाहन चालक जो अपने वाहनों को सावधानी पूर्वक यहाँ पर जो है चलाएं। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।